हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने चैनल जीएस एकेडमी पर। आज हम देखने वाले हैं अपनी ज्योग्राफी। आज ये हमारा ज्योग्राफी का लास्ट पार्ट रहेगा, इंडियन ज्योग्राफी का। इसके बाद हमारी वर्ल्ड ज्योग्राफी स्टार्ट हो जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं आज की अपनी क्लास। इसमें क्या देखने वाले हैं हम? जनसांख्यिकी परिवर्तन तथा प्रवास, जनसंख्या के बारे में हम देखने वाले हैं। ठीक है, जनसंख्या कहते किसे हैं ये जानते हैं। किसी निश्चित क्षेत्र एवं समय में निवास करने वाले मानवों की कुल संख्या को क्या कहते हैं? जनसंख्या। जैसे भारत में जितने भी लोग रहते हैं उन सबकी संख्या को हम जनसंख्या कहते हैं। जनसंख्या की दृष्टि से भारत विश्व में दूसरे स्थान पर है, जबकि चीन प्रथम स्थान पर है। अभी एक रिपोर्ट के अनुसार हम पहले पे आ चुके हैं, मगर एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग हम अभी दूसरे स्थान पर ही हैं। तो ये बात आप याद रखेंगे। जनसंख्या का निर्धारण जनगणना के माध्यम से किया जाता है। सबसे पहले जो व्यवस्थित ढंग से सर्वप्रथम जनगणना हुई थी वो 1749 में स्वीडन में हुई थी, और 1790 में पहली बार दशकीय जो हर 10 साल पे होती है वो अमेरिका में हुई थी। ठीक है, भारत में कब से आरंभ हुई थी? तो 1872 में लॉर्ड मेयो उस समय वायसराय थे, तो उनके कार्यकाल में ये हुई थी। और 1881 में लॉर्ड रिपन के काल में नियमित, जो अभी हमारी चल रही है नियमित, वो हुई थी हर 10 साल वाली। ठीक है, आगे देखते हैं। भारत में 1911 से 1921 के दशक में जनसंख्या की वृद्धि दर न्यूनतम रही थी, इसलिए इसे क्या बोलते हैं? 1921 को महाविभाजक वर्ष के रूप में जाना जाता है। देश की जनगणना का दायित्व जो है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 246 के अनुसार भारत सरकार के गृह मंत्रालय के अधीन आता है। सन 2001-11 के मध्य 181 मिलियन से भी अधिक जनसंख्या की बढ़ोतरी हुई है। यह बड़ी हुई जनसंख्या ब्राज़ील की कुल जनसंख्या से कुछ ही कम है, इतनी बढ़ चुकी है। ब्राज़ील विश्व का 5वां सबसे बड़ी जनसंख्या वाला देश है। भारत की कुल जनसंख्या संयुक्त राज्य अमेरिका, इंडोनेशिया, ब्राज़ील, पाकिस्तान, बांग्लादेश और जापान, इन सब की अगर मिक्स कर देंगे ना, सबको मिला देंगे, उसके बराबर है। संयुक्त राष्ट्र संघ के आकलन के अनुसार विश्व की जनसंख्या की वार्षिक वृद्धि दर 2000 से 2010 के दौरान 1.23% रही थी। इस अवधि में चीन की जनसंख्या की वार्षिक वृद्धि जो थी 0.53% थी, और भारत की 2001 से 2011 के अवधि के दौरान कितनी थी? 1.64%। ठीक है, आगे देखते हैं। भारत की जनसंख्या वृद्धि की प्रवृत्ति का अध्ययन निम्न अवस्थाओं में किया जाता है। 1921 से पूर्व अवधि जो मंद वृद्धि की अवधि थी, 1921 से 1951 निरंतर वृद्धि की अवधि जो थी। इसके बाद आगे बात करते हैं। 1951 से 1981 का जो टाइम पीरियड था, ये तीव्र अथवा विस्फोटक वृद्धि थी। इस टाइम बहुत ज़्यादा जनसंख्या बढ़ी। 1981 से 2011 घटती दर में वृद्धि हुई थी, और 1911 से 1921 के दशक में इन्फ्लुएंजा महामारी के कारण कुल जनसंख्या का लगभग 7% जो था वो मृत्यु का शिकार हो गया था। इसी अवधि में वृद्ध जनसंख्या ने दूसरे देशों में पलायन कर लिया था, चले गए थे। ठीक है, 1901 से 1911 के बीच देखते हैं। जन्म दर कितनी थी? 49। मृत्यु दर थी 43, 1000 पे। प्राकृतिक वृद्धि 6, औसत वार्षिक घातीय वृद्धि प्लस में थी 0.56%। 1911 से 2021 तक जन्म दर 48, मृत्यु दर 47, प्राकृतिक वृद्धि 1, और औसत वार्षिक ये माइनस में पहुंच गई 0.03%। ठीक है, आगे बात करते हैं। भारतीय जनगणना के इतिहास में 1911-1921 के बाद 2001 से 2011 एकमात्र ऐसा दशक है जिसमें पिछले दशक की तुलना में कम जनसंख्या जुड़ी है। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की जनसंख्या सभी राज्यों से अधिक है। 2011 की हम अभी तक पढ़ते आ रहे हैं, अभी पढ़ेंगे जब तक हमारा 2021 के आंकड़े जारी नहीं कर दिए जाते। यहाँ लगभग 200 मिलियन लोग रहते हैं, जो ब्राज़ील की जनसंख्या से कई है। देखें, भारत की कुल जनसंख्या का 16.50 भाग उत्तर प्रदेश में रहता है, 9.28% महाराष्ट्र में, 8.59% बिहार और 7.53% पश्चिम बंगाल में रहता है। अब देखते हैं हम थोड़ा सा सामान्य वृद्धि क्या होती है, मध्यम और तीव्र वृद्धि, ये क्या क्या होता है। सामान्य वृद्धि जो होती है हमारी 1891 से 1921 तक, इस बीच 3 दशकों की दुर्भिक्ष एवं संक्रामक बीमारियों के प्रकोप के कारण वृद्धि दर
निम्न रही थी। ठीक है, ये निम्न था। मध्यम थी हमारी जो 1921 से 1991 तक। ठीक है, 1921 के बाद 3 दशकों में कृषि उत्पादन में वृद्धि तथा यातायात साधनों में विस्तार हुआ और ये बीमारी जो वगैरह थी ये कम हो गई। संक्रामक जो रोग थे उनकी रोकथाम भी कर ली गई। इसी के द्वारा हमारी जनसंख्या में थोड़ी सी वृद्धि आई। तीव्र वृद्धि कब हुई थी? 1951 से 2011 के बीच। यदि 1921 ईस्वी को भारत की जनसंख्या का विभाजक वर्ष कहा भी जाता है, वहीं 1951 से 51 को जनसंख्या में भारी वृद्धि के वर्ष की संज्ञा दी गई है। इसके बाद देखते हैं, इसके बाद जनसंख्या की वृद्धि दर व निवल वृद्धि आश्चर्यजनक रूप से बहुत अधिक रही है। 1991 के बाद भारत में जननांगीय संक्रमण की तीसरी अवस्था ने प्रवेश कर लिया, तो वही है, इससे और ज़्यादा विशेष कुछ है नहीं। वर्तमान समय में जन्म दर 1000 पे 21 व्यक्ति और मृत्यु दर 1000 पे 8 है। इस प्रकार अभी भी जनसंख्या वृद्धि की गति तेज है। ठीक है, भारत में तीव्र वृद्धि के ये कारण हैं: अकाल पर नियंत्रण, क्योंकि पंचवर्षीय योजनाओं में कृषि व औद्योगिक उत्पादन बढ़ा था। चिकित्सा में सुधार, जिसके फलस्वरूप मृत्यु दर में भी कमी आई। जन्म दर अधिक है, मृत्यु दर कम है, तो इस वजह से थोड़ा जनसंख्या में वृद्धि हो रही है। औसत आयु तथा जीवन प्रत्याशा में वृद्धि है। अब ये भारत की कुल जनसंख्या में राज्यों का कितना परसेंट है, ये एक बार देखते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में 16% जनसंख्या निवास करती है, महाराष्ट्र में 9, बिहार में 9, पश्चिम बंगाल में 8। इसके आगे देखते हैं, ऐसे ही आंध्र प्रदेश में 7%, मध्य प्रदेश में 6%। इसी प्रकार से आप ये सारे भी देख सकते हैं। आगे बात करते हैं, वही दिया हुआ छत्तीसगढ़ में 2%, हरियाणा में 2%, दिल्ली में 1%, जम्मू कश्मीर में 1%, और ये कुछ पॉइंट में दिया गया है। इसके बाद हम प्रवास की बात करते हैं। प्रवास के बारे में देखते हैं। वर्ष 1991 की जनगणना के अनुसार भारत में 2 प्रकार के आदिवासी क्षेत्रों को नगर के रूप में परिभाषित किया गया था। ग्रामीण जनसंख्या की अपेक्षा नगरीय जनसंख्या में तीव्र वृद्धि हुई थी। क्यों हुई थी? क्योंकि गांव के लोग शहरों में जा रहे थे। नगरीय बस्तियों में रहने वाले लोगों की संख्या में वृद्धि हो रही थी। गैर कृषि व्यवसायों में संलग्न लोगों की संख्या में वृद्धि हो रही थी। ये प्रवास के कारण। भारत में नगरीय जनसंख्या वर्ष 1901 में 2.59 करोड़ थी, जो 11 में 37.71 करोड़ हो गई। ठीक है, वर्तमान में देश की कुल जनसंख्या का 31.16% भाग नगरों में निवास करता है, जिसके कारण 110 वर्षों में भारत की नगरीय जनसंख्या में 15% की वृद्धि हुई है। 15 गुना। नगरीय जनसंख्या की वृद्धि का मुख्य कारण ग्रामीण नगरीय स्थानांतरण है, जो शिफ्ट हो रहे हैं लोग, वो है। लोग रोजगार शिक्षा के वजह से गाँव से नगर की तरफ रुख कर रहे हैं। आगे देखते हैं, स्थानांतरण या प्रवास मुख्यतः बड़े नगरों की ओर हो रहा है, जिसे टॉप हैवी पैटर्न अर्बनाइजेशन की संज्ञा दी गई है। 2011 की जनगणना के अनुसार 53 महानगरों में देश की कुल नगरीय जनसंख्या का 42.6% हो गया था स्थानांतरण। इसके लिए श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन आया था। इस मिशन की शुरुआत कब हुई थी? 16 सितंबर 2015 को। देश के ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक, सामाजिक और भौतिक रूप से जो कमियां थी उनके लिए योजनाएं चलाई गई थी। राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन भी एक योजना चलाई गई थी। किस मंत्रालय के द्वारा? स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा। 20 जनवरी 2014 को बेंगलुरु में इसकी शुरुआत हुई थी। इसका उद्देश्य क्या था? शहरों में स्वास्थ्य की समस्याओं से ग्रसित निर्धनों को उचित स्वास्थ्य सुविधाएं देना। 2022 तक सभी के लिए आवास मिशन ये चलाया गया था। 2022 तक सभी को आवास उपलब्ध कराना था प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत। आप कुछ विविध देख लेते हैं। देखिए, इससे एक क्वेश्चन आना है, फिक्स है, एक क्वेश्चन आपको इससे मिलेगा ही मिलेगा। लास्ट ईयर कौन सा आया था मैं आपको बताऊंगा। ये है प्रमुख भारतीय शहर तथा उनके उपनाम। ये क्वेश्चन पक्का 90% इससे आने के पूरे चांस हैं। देखिए, गांधीनगर का उपनाम क्या होता है? ग्रीन सिटी बोलते हैं। अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर, बोस्टन ऑफ इंडिया बोलते हैं। ठीक है, जोधपुर को क्या बोलते हैं? ब्लू सिटी व सन सिटी। उदयपुर को वेनिस ऑफ ईस्ट, सिटी ऑफ लेक उदयपुर को। जयपुर को पिंक सिटी, पेरिस ऑफ इंडिया। जैसलमेर को गोल्डन सिटी ऑफ इंडिया बोलते हैं। अमृतसर को स्वर्ण मंदिर का शहर, पटियाला को रॉयल सिटी। आगे देखते हैं,
मसूरी को हम बोलते हैं क्वीन ऑफ माउंटेन, नैनीताल को सिटी ऑफ लेक्स, झीलों का नगर, आगरा को पेठा नगरी, इलाहाबाद जो प्रयागराज जिसका नाम हो चुका है इसे बोलते हैं ईश्वर का घर, कानपुर को लेदर सिटी ऑफ द वर्ल्ड, मैनचेस्टर ऑफ नॉर्थ इंडिया, ठीक है, लखनऊ को नवाबों का शहर, भुवनेश्वर को टेम्पल सिटी ऑफ इंडिया और दार्जिलिंग को द क्वीन ऑफ हिल्स, पहाड़ों की रानी। इसके अलावा देखते हैं धनबाद को द कोल कैपिटल ऑफ इंडिया, दुर्गापुर को रूट ऑफ इंडिया, जमशेदपुर को स्टील सिटी ऑफ इंडिया, भागलपुर को स्टील सिटी ऑफ इंडिया, ये दो को बोला जाता है जमशेदपुर और भागलपुर, जो ऑप्शन में वो लगा देंगे। हैदराबाद को मोतियों का शहर, कोच्चि को पूर्व का वेनिस, मदुरई को एथेंस ऑफ द ईस्ट, मुंबई को क्या बोलते हैं सिटी ऑफ 7 आइलैंड। अब देखिए 2021 का जो 2022 का जो पैड हुआ था उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था, स्कॉटलैंड ऑफ इंडिया किसे बोला जाता है, तो कुर्ग, ये याद रखेंगे, लास्ट ईयर का क्वेश्चन है। शिलोंग को क्या बोलते हैं पूर्व का स्कॉटलैंड, पुडुचेरी को पेरिस ऑफ द ईस्ट, चेन्नई को गेटवे ऑफ द साउथ इंडिया, विजयवाड़ा को द प्लेस ऑफ विक्ट्री, सूरत को डायमंड सिटी ऑफ द इंडिया, पानीपत को बुनकरों का साथ, बंगलुरु को साइंस सिटी ऑफ इंडिया, पीथमपुर को भारत का डेट्रॉइट, मध्य प्रदेश को सोया प्रदेश, कश्मीर को भारत का स्विट्जरलैंड, छत्तीसगढ़ को धान की डलिया, मुंबई को सूती वस्त्रों की राजधानी, सिकंदराबाद और हैदराबाद को जुड़वा नगर बोलते हैं। तो ये आप याद रखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में आएगा इससे एक क्वेश्चन तो आएगा, क्योंकि लास्ट ईयर आया तो हम यही सोच के चलेंगे, सिलेबस भी वही है तो ये आएगा। अब हम देखते हैं थोड़े प्राकृतिक स्थल हमारे, ये देखिए आपका स्टैटिक जीके भी कवर करता चल रहा है ये, तो आप इसे ध्यान से पढ़ें, स्टैटिक जीके आपको नहीं पढ़ना पड़ेगा इसमें, अगर आप अच्छे से पढ़ लेंगे तो, अगर पढ़ेंगे भी तो आपको बहुत ज़्यादा आसानी होगी उसमें। प्राकृतिक स्थल देखते हैं, थोड़ा सा कलर चेंज करते हैं ब्रश का। प्राकृतिक स्थल की बात करें, काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ है, असम में, क्यों फेमस है ये, इसमें एक सींग वाला गैंडा पाया जाता है। मानस वन्यजीव अभ्यारण्य असम में, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान, सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल, पश्चिमी घाट किसे बोलते हैं, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, गोवा, तमिलनाडु से पश्चिमी घाट बोलते हैं। महान हिमालय राष्ट्रीय उद्यान हिमाचल प्रदेश, कंचनजंगा नेशनल पार्क सिक्किम में। अब थोड़ा स्टैटिक जीके का हम पार्ट देखते हैं। भारत में सर्वाधिक बड़ा, लंबा और ऊंचा सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है, सुंदरबन का डेल्टा। सबसे बड़ी मस्जिद ताजुल मस्जिद भोपाल। सबसे ऊंचा बांध टेहरी बांध। सबसे लंबी सुरंग चेनानी नासरी जम्मू कश्मीर। सबसे लंबी रेलवे सुरंग पीर पंजाल। सबसे लंबी रोड सड़क ग्रैंड ट्रंक रोड, जिसे जीटी रोड भी बोलते हैं, सहसा सूरी ने इसका निर्माण कराया था। सबसे लंबी नदी गंगा नदी। सबसे लंबी नहर इंदिरा गांधी नहर। सबसे बड़ा कॉरिडोर रामेश्वर मंदिर। सबसे मीठे पानी की सबसे लंबी झील बूलर झील। खारे पानी की सबसे बड़ी तटीय झील चिल्का झील उड़ीसा में, और ये जम्मू कश्मीर में। सबसे बड़ा रेगिस्तान थार का रेगिस्तान। सबसे बड़ा गिरजाघर जो है हमारा सेत कैथेड्रल गोवा। सबसे ऊंचा हवाई पत्तन लेह लद्दाख में। सबसे लंबा समुद्र तट मरीना बीच। सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध। सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध भांगड़ा नागल बांध जो पंजाब में। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी। सबसे ऊंची मीनार कुतुब मीनार। ठीक है, तो इतना आप याद रखेंगे। अब जलप्रपात की बात करते हैं। जोग जलप्रपात कहाँ है, कर्नाटक में, किस नदी पर, सारावती नदी पर। चूलिया जलप्रपात राजस्थान में, चंबल नदी पर। हुंडरू जलप्रपात झारखंड में स्थित है, स्वर्णरेखा नदी पर। और देखते हैं धुआंधार वाटरफॉल नर्मदा नदी पर, मध्य प्रदेश में स्थित है। डुडुमा जलप्रपात मच्छकुंड नदी पर, उड़ीसा में। साडनी संघ नदी झारखंड। शिव समुद्रम कावेरी कर्नाटक। दूध सागर जलप्रपात मांडवी नदी पर, गोवा में। गोकाक जलप्रपात घाटप्रभा कर्नाटक में। कुंचिकल बराई नदी कर्नाटक। दसम कांची नदी झारखंड। चचाई जलप्रपात बिहड़ नदी मध्य प्रदेश। चित्रकूट जलप्रपात इंद्रावती नदी छत्तीसगढ़ में स्थित है। अब कुछ हम परियोजनाएं देख लेते हैं, परियोजनाओं से भी क्वेश्चन आता है। ये सारी चीज़ आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है, कुछ भी इसमें एक्स्ट्रा नहीं है और कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपके पेपर में नहीं आए, इसलिए इसे आप छोड़े ना, कोई भी ना छोड़े, इसे पूरी क्लास करें बिना स्किप करें। सबसे पहले देखते हैं भारत की प्रमुख बहुउद्देशीय परियोजना भांगड़ा नागल परियोजना किस नदी पर है, सतलज नदी पर। दामोदर घाटी परियोजना दामोदर नदी पर। हीराकुंड बांध परियोजना महानदी पर। सबरीगिरी परियोजना पम्ब नदी। नागार्जुन सागर परियोजना कृष्णा नदी। और पोंचपाद परियोजना किस नदी पर है, गोदावरी नदी पर। इडुक्की परियोजना पेरिया नदी पर। पवाना परियोजना पावना नदी
बाणसागर परियोजना सोन नदी। रामगंगा नदी पर है। सरदार सरोवर परियोजना नर्मदा नदी पर। तेलिया परियोजना बराकर नदी। उरी परियोजना झेलम नदी। बगलिहार परियोजना चेनाब नदी और तुलबुल परियोजना झेलम नदी पर है। अलमट्टी बांध परियोजना कहाँ है? कृष्णा नदी पर। तो ये सारी अब एक बार और रिवाइज करेंगे, वीडियो को दोबारा देख लें तो ये आपको याद हो जाएंगे। अब देखते हैं भारत के जो प्रमुख ऊर्जा के केंद्र हैं वो कौन कौन से हैं। तारापुर नाभिकीय ऊर्जा का केंद्र जो है वो महाराष्ट्र में स्थित है। इसके अलावा देखते हैं हम कुडनकुलम तमिलनाडु में, नरोरा उत्तर प्रदेश में, कैगा कर्नाटक में। और देखते हैं काकरापार गुजरात में, कलपक्कम तमिलनाडु और जैतापुर महाराष्ट्र में। तो ये हमारी इंडियन ज्योग्राफी जो थी आज यहीं तक थी, हमारी कंप्लीट हो चुकी है। इसके बाद हमारे अभ्यास प्रश्न रह गए हैं। अगर आप चाहें इसे अभी नहीं, हम पहले सारा जो अपना सिलेबस है वो कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद लगाएंगे। जैसे ये क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पश्चिमी घाट का सर्वोच्च शिखर है? तो इसका आंसर अनाईमुड़ी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प लघुत्तर हिमालय की पर्वत की सबसे लंबी पर्वतमाला है? तो पीर पंजल पर्वतमाला। इस प्रकार से हम ये सारे क्वेश्चन कर लेंगे और एक्सप्लेन भी करेंगे डिटेल। इसके लिए मैंने एक दूसरी बुक ली है, उससे कराएंगे, इससे नहीं। तो आज हम अपनी इंडियन ज्योग्राफी यहीं तक रखते हैं। इंडियन ज्योग्राफी हमारी कंप्लीट हो चुकी है, केवल 4 क्लास में हो चुकी है। अब वर्ल्ड ज्योग्राफी हम देखते हैं, वर्ल्ड ज्योग्राफी हमारी कितने क्लास में कंप्लीट होती है। दिन में 2 क्लास तो आ ही रही हैं, तो परेशान ना हो, सारा कुछ बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। फिर MCQ लगाना स्टार्ट कर देंगे। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करते रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय।